तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को। हम लोग सबसे पहले विंस मैकमैन की बात करते हैं। विंस मैकमैन की बर्थडे पार्टी अभी रिसेंटली हुई थी न्यूयॉर्क में, जहां पर उनको स्पॉट किया गया था विद जेरल्ड ब्रिस्को, JBL, ब्रूस प्रिचर्ड एंड अदर्स। रिपोर्ट आई थी कि जॉन सीना, ETC ये भी लोग प्रेजेंट थे। एंड अभी एक नई फोटो निकल के सामने आई है इनके बर्थडे पार्टी से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। या आप देख सकते हो कि भाई एक काफ़ी क्लासी फोटो लग रही है। यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर आपको देखने को मिलेंगे विद सेमस, विद जेरी लॉलर, विद आपको यहाँ पे साथ में देखने को मिलेंगे मिज एंड मरीज एंड टाइटस ओनेल। तो ये तीन 6 लोग देखने को मिल रहे हैं। नाम नहीं था ड्रू मैकइंटायर का कि वो प्रेजेंट थे बर्थडे पार्टी में। जेरी लॉलर का, मिज वगैरह का भी नाम नहीं था, लेकिन ये लोग भी थे। तो कुछ का नाम आया है, कुछ का नहीं भी आया, यानी कि बहुत से लोग विंस की पार्टी में प्रेजेंट थे उस दिन न्यूयॉर्क के उस होटल में। एंड तुम सोचो भाई कि सारे सुपरस्टार्स अभी भी विंस मैकमैन को लव सपोर्ट करते हैं। मतलब देखो एक सिंपल सी बात है, लोग इनके अगेंस्ट भी है, मैकइंटायर के अगेंस्ट, मिज के अगेंस्ट, टाइटस ओनियल के अगेंस्ट, कि आखिर ये लोग क्यों विंस की पार्टी में गए। ये समझने वाली चीज़ है भाई कि अगर मान लो मेरा कोई दोस्त है, उसने कुछ गलत करा, उसने कुछ क्राइम कर दिया, तो ऑब्वियसली भाई उसको सपोर्ट करना तो गलत है। मतलब मैं उसे सपोर्ट तो नहीं कर सकता कि हाँ मैं तुम्हारे पक्ष में गवाही दूंगा, ये वो तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं दोस्ती भी तोड़ लूँगा अगर बहुत कुछ भयंकर ही अपराध कर दिया, तो अलग बात है। लेकिन विंस का जो केस अभी चल रहा है, बाद में कुछ हो तो लोग अपना देखेंगे, उसके बाद करना है फिर नहीं करना है। और दूसरी बात, अगर भाई मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्त से दोस्ती रखूँ या ना रखूँ, तो वो मेरी पर्सनल चॉइस है भाई। लोगों को उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए किसी को कि मेरी फ्रेंडशिप किससे है किससे नहीं। तो ये मैकइंटायर या फिर R-Truth या टाइटस ओनेल, मिज के ऊपर जो ये क्वेश्चंस उठते हैं, ये बेसलेस है मेरे अकॉर्डिंग। जो किया है विंस ने किया है भाई, अब इनकी आपस की दोस्ती है, रिलेशनशिप है, निभा रहे हैं, उनकी मर्जी भाई, वाई डू केयर। साथ में विंस मैकमैन ने जो अभी रिसेंटली में गाड़ी ठोकी थी, उसकी भी सुनवाई थी कोर्ट में। तो अभी एक अगली डेट दी गई है, एंड अगली डेट अभी होने वाली है भाई आपकी अक्टूबर की, 16 अक्टूबर को फिर से एक हियरिंग होने वाली है। तो अभी ये वाला केस भी चलेगा साथ साथ में विंस मैकमैन का। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं क्रिस जेरिको की। क्रिस जेरिको ने एक बार फिर से टीज किया है WWE रिटर्न। क्रिस जेरिको WWE के अंदर शायद हमें एक्चुअली में देखने को मिल सकते हैं। क्रिस जेरिको ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली है, एंड क्रिस जेरिको यहाँ पे कैप्शन में लिखते हैं #कॉन्टेम्पलेशन। इसका मतलब कि क्रिस जेरिको किसी डिसीजन के लिए भाई सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, कुछ करने वाले हैं, कुछ मूव लेने वाले हैं। सो क्रिस जेरिको इज कॉन्टेम्पलेटिंग एन अपकमिंग डिसीजन। तो आखिर ये क्या है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग को लेकर? मोस्ट लाइकली यस। क्रिस जेरिको के अराउंड फिर से पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ हफ्तों में हाइप काफ़ी आ चुकी है, बिकॉज जेरिको रूमर्ड है कि वो WWE के अंदर आने वाले हैं। इस साल के एंड तक इनकी AEW वाली डील एक्सपायर होगी। WWE वाले, WWE के टैलेंट्स, इवन AEW के इंसाइडर्स, AEW के टैलेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि Y2J क्रिस जेरिको अपीयर होते हुए देखेंगे WWE के रॉयल रंबल में, जो कि सऊदी अरेबिया से होने वाला है। एंड WWE वाले भी रिसेंटली में अपने यूट्यूब चैनल पे, अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पे क्रिस जेरिको के मैचेस पोस्ट कर रही है। पहले लेसनर के लिए किया था, लेसनर वापस आए। CM पंक के साथ भी हुआ तो CM पंक भी वापस आए। सो वी नो कि एक पैटर्न है, एंड WWE वाले इस वाले केस में भी वही वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। क्रिस जेरिको भी अपनी साइड से टीज कर रहे हैं कि वो किसी डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं। ये डिसीजन मोस्ट लाइकली ये है कि इनको AEW में ही रहना है या फिर WWE के अंदर आना है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं बेकी लिंच की कंट्रोवर्सी के बारे में। कल मैंने आपको भाई अपडेट बताई कि बेकी लिंच को लेके कंट्रोवर्सी, अगर आपको नहीं पता तो मैं हल्का सा कॉन्टेक्स्ट देता हूं। बेकी लिंच ने मंडे नाइट रॉ में जो प्रोमो कट किया, वहां पे उन्होंने ऑजी ऑसबर्न, बर्मिंघम वगैरह को मेंशन किया। उन्होंने कहा कि ऑजी ऑसबर्न की डेथ हो गई, अगर बेकी लिंच खुद भी बर्मिंघम से होती तो उनकी भी डेथ हो जाती, वो भी मरना पसंद करती। इस पे ऑजी ऑसबर्न की बेटी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उन्होंने बेकी को पता नहीं क्या क्या बोल दिया बर्मिंघम को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए एंड उनके डैडी का नेम ड्रॉप करने के लिए। अब WWE वाले एक्चुअली में इस चीज़ पे ना सॉरी बोलने की सोच रहे हैं। ब्रायन एल्वारेज on Wrestling Observer Live revealed that WWE is discussing an apology following last night's WWE Raw promo by Becky Lynch that included a heel line about Ozzy Osbourne that was meant to heal on the crowd and not Ozzy. Alvarez clarified that this was not a pre-planned storyline collaboration, stating Kelly Osbourne is not happy. He reported that WWE feels embarrassed and there's internal discussion about issuing both public and private apologies. तो मैंने आपको कल ही बोला था कि मुझे लगता है कि WWE वाले बेकी लिंच ये दोनों मिलकर प्राइवेटली अपोलोजाइज करेंगे ऑजी ऑसबर्न की बेटी से। लेकिन यहाँ पे ये लोग पब्लिकली भी अपोलोजाइज करने की सोच रहे हैं। तो हो सकता है एक ट्वीट पुट आउट करें, हो सकता है बेकी लिंच अपने अकाउंट से करें या ट्रिपल एच करें या फिर WWE के मेन अकाउंट से, एंड ये सॉरी मांगेंगे केली ऑसबर्न यानी कि ऑजी ऑसबर्न की बेटी से। इनके अकॉर्डिंग ये चीज़ गलत है, ये खुद भी एम्बेरस्ड है, यानी कि WWE वालों को लगता है कि हाँ इन्होंने गलती करी है इस वाले सेगमेंट के साथ में। बेकी के बिहाफ पे कोई यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन WWE में इंटरनल ऐसे डिस्कशन
है कि पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों अपॉलॉजी ली जाए केली ऑस्बर्न यानी कि ऑजी ऑस्बर्न की बेटी से। कुछ फैंस इस चीज़ के अगेंस्ट हैं, उनका मानना है कि भाई ऐसे तो फिर हो गया हील वर्क, अब सारे के सारे फेस बनते रहेंगे। टीवी पे कोई अच्छा हील अगर वो कोई लाइन बोल देता है तो आउटरेज क्रिएट हो जाता है, फिर सॉरी बोलते रहो, तो हील तो अब किसी को बनना ही नहीं चाहिए। ये भी बात सही है, लेकिन कल भी मैंने यही बात बोली थी भाई कि जब ऑजी ऑस्बर्न का नाम आ गया तो उनकी बेटी को फुल राइट है कि वो अपने डैडी के नेम को डिफेंड कर सके। ऐसा नहीं कि बेकी ने बहुत डिसरिस्पेक्ट कर दी थी, बट फिर भी उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना, कोई और भी होता शायद उस जगह जिसके पर्सनल रिलेशंस होते ऑजी ऑस्बर्न के साथ में, तो उसको भी शायद ये चीज़ खटकती। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा उसे हर्ट होता, लेकिन एक सेकंड को खटकती जरूर से। तो ये कुछ है भाई कहानी बेकी लिंच को लेके, ऑजी ऑस्बर्न वाली कंट्रोवर्सी को लेके डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सॉरी बोलने की सोच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं पेरिस की क्राउड के बारे में। क्लैश इन पेरिस बहुत करीब आ चुका है। 31 अगस्त रात में 11:30 बजे इवेंट चालू होने वाला है एंड पेरिस की क्राउड भाई फुल्ली प्रिपेयर्ड है इस इवेंट के लिए, कस्टम चैंट्स के साथ में। आपको मालूम है कि जॉन सीना ने खुद बोल के रखा है कि फ्रांस की क्राउड जो बहुत ही क्रेजी है, पागल है, मतलब भयंकर है। तो वहाँ की क्राउड से जॉन सीना खुद भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं एंड वो एक्चुअली में रिएक्शंस बहुत अच्छे देते हैं। तो ऐसे में भाई इन्होंने अलग अलग चैंट्स प्रिपेयर करके रखे हैं अलग अलग सुपरस्टार्स के लिए, जैसे कि जॉन सीना, रूसेफ, बेकी लिंच, सेथ रॉलिंस, डोमिनिक वगैरह के लिए अलग अलग चैंट्स है। अब एग्जैक्टली कैसे हैं कैसे नहीं है वो तो जब वो लगाएंगे तब पता चलेगा, लेकिन सबके लिए अलग अलग सिंगलोंग, अलग अलग गाने, अलग अलग चैंट्स ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि सबको अलग स्पेशल फील देने के लिए फुल प्रिपरेशन है फ्रांस की क्राउड की तरफ से। एंड क्लैश इन पेरिस एक अमेजिंग इवेंट होने वाला है एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ क्राउड रिएक्शंस। बाकी कार्ड बहुत ज़्यादा ऐसा स्पेशल नहीं है, बनाना चाहिए उसको स्पेशल। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि है ब्रॉक लेसनर को लेके। ब्रॉक लेसनर जो है वो फुल एक्टिव होने वाले हैं टिल रेसलमेनिया। आई मीन फुल एक्टिव मतलब ये नहीं कि हर शो में अपीयर होने वाले, लेकिन फ्यूड आफ्टर फ्यूड आफ्टर फ्यूड आफ्टर फ्यूड आपको देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल लेसनर जो इन्वॉल्व होने वाले हैं जॉन सीना के साथ में, रसल पलूजा में आपको इनका मैच देखने को मिलेगा। लेसनर कंपीट करेंगे अगेंस्ट सीना, उसके बाद शायद एक और मैच में भी हो सकता है, मे बी एट क्राउन जूल इन ऑस्ट्रेलिया। एंड अगर नहीं भी होता है तो भी इसके बाद लेसनर फ्यूड आफ्टर फ्यूड देते जाएंगे, यानी कि यहाँ से ज़्यादा टाइम बचता नहीं है रेसलमेनिया को। सुनने में काफ़ी क्रेजी लगेगा, अभी रेसलमेनिया 41 हुआ था, लेकिन तुम देखोगे तो पेपर व्यू आफ्टर पेपर व्यू 2-3 बिताओगे तो रोड टू रेसलमेनिया चालू हो जाएगा विथ रंबल। तो ऐसे में लेसनर मुश्किल से 2 फ्यूड्स में और रहेंगे आफ्टर सीना, एंड इसके बाद वो रेसलमेनिया के लिए बिल्ड करेंगे। तो एक्सपेक्टेड है कि जो ब्रॉक लेसनर है वो आपको बैक टू बैक फ्यूड्स में देखने को मिलेंगे। मे बी सीना के बाद शायद गुंथर, शायद एक बार फिर से ड्रू मैकिंटायर, क्या पता रोमन रेंस भी बीच में कभी इन्वॉल्व हो जाओ, मे बी इवन सेथ रॉलिंस। तो बहुत सारे नेम से काफ़ी सारे सुपरस्टार्स इन्वॉल्व किए जा सकते हैं लेसनर के सामने एंड अमेजिंग फ्यूड्स दी जा सकती है। इवन मैं एज स्टाइल्स भी एक बार बोलना चाहूँगा, स्टाइल्स भी रिटायर होने वाले हैं, तो उनके साथ भी एक मैच हो जाए तो अच्छा हो जाए। आप क्या सोचते हैं भाई, रेसलमेनिया में आप किसका मैच देखना चाहोगे अगेंस्ट लेसनर? लिख के बताना। बाय द वे ऑल्सो स्टोन कोल्ड ने भी चैलेंज किया है लेसनर को, तो ये पिछली वीडियो आप जाकर देखोगे तो आपको अपडेट मालूम चल जाएगी, पिछली की पिछली वीडियो एक्चुअली। एंड अभी के लिए ये सब कुछ था। आई होप आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।